नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी में होने वाले बड़े बदलाव की, उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा मामले की और बंगाल की स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी की, और साथ ही बात होगी जम्मू कश्मीर की उन जाबाज बेटियों की जिन्होंने चूल्हा चौका छोड़ हाथों में बंदूक थाम ली है। लेकिन इन सभी बड़ी खबरों को जानने से पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की तारीख की जारी, 19 को नामांकन, 20 जनवरी को घोषणा। बीजेपी शिवसेना पर भरोसे के लिए जनता का धन्यवाद, बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। नागपुर, पुणे, नासिक, हर जगह दिखी भगवा लहर, 29 में से 23 निगमों में बीजेपी का परचम। हरिद्वार में जगह जगह लगे पोस्टर, हर की पैड़ी में गैर हिंदुओं की एंट्री पर लगी रोक। कैश कांड वाले जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अर्जी खारिज। कल 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, 1 महीने में दूसरी बार आ रहे हैं असम। भाजपा ने निकाय चुनाव के जनादेश पर खुशी जताई, शिवाजी की सेना के आगे बढ़ने से की तुलना। दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा, विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। सोने चांदी के दामों में आई गिरावट, 22 रुपए की गिरावट के साथ 14,340 रुपए प्रति ग्राम पहुंचा गोल्ड। भारतीय बाजार हरे निशान पर हुआ बंद, सेंसेक्स 188 अंकों चला, निफ्टी 25,650 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं आज के खास मुद्दे के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाने की घड़ी आ गई है। 19 जनवरी को दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय एक ऐतिहासिक बदले का गवाह बनेगा। 45 साल के युवा तुर्क नितिन कुमार नवीन, जो कि वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 20 जनवरी को उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस दूरगामी दृष्टि का परिणाम है जिसने बीजेपी को अगली पीढ़ी की पार्टी बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या नवीन का ये सफर कांटों भरा होगा या वे दिग्गजों के बीच अपनी राह बना पाएंगे? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नितिन नवीन सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। उनका कार्यकाल जनवरी 2026 से जनवरी 2029 तक रहेगा। नामांकन के वक्त उनके प्रस्तावक के रूप में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जैसे दिग्गज मौजूद रहेंगे। ये संकेत है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का उन पर अटूट भरोसा है। अध्यक्ष बनते ही नवीन के सामने आराम का नाम नहीं होगा। साल 2026 में ही 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी में चुनाव होने हैं। ऐसे में ममता बनर्जी की टीएमसी के अवैध किले को ढहाना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। वहीं तमिलनाडु में नवीन ने 90 दिनों तक बूथ अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के बीच भारतीय जनता पार्टी की पैठ बढ़ाना बड़ी चुनौती है। असम में सत्ता बचाए रखना और गठबंधन सहयोगियों को सादे रखना उनके कौशल की परीक्षा होगी। साथ ही 2027 की जनगणना के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने की संभावना है। नवीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती नैतिक और राजनीतिक होगी। असली महिला नेतृत्व को उभारना चुनौती ये है कि टिकट वितरण में नेताओं की पत्नियों या माताओं के बजाय जमीन से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए, ताकि पार्टी की छवि वंशवाद के आरोपों से बची रहे। वहीं दिसंबर 2024 का संविधान संशोधन विधेयक अगर लागू होता है तो 2029 में देश एक साथ चुनाव की ओर बढ़ेगा। ऐसे में नवीन को एक ऐसी विशाल मशीनरी तैयार करनी होगी जो एक साथ केंद्र और राज्यों के प्रबंधन संसाधनों को कैंपेन में संभाल सके। यह समीक्षा का समय नहीं मिलेगा, सिर्फ सटीक रणनीति काम आएगी। साथ ही 2027 की प्रस्तावित जनगणना में जाति जनगणना एक बड़ा फैक्टर होगा। बीजेपी जो अब ब्राह्मण बनिया छवि से निकलकर ओबीसी और दलितों की हितैषी बन चुकी है, उसे अपने कोर वोट बैंक और नए जनाधार के बीच संतुलन बनाना होगा। बिहार की राजनीति रंग रंग से वाकिफ नवीन के लिए ये सोशल इंजीनियरिंग सबसे मुश्किल टास्क होगा।
नवीन का मुख्य मिशन उन 1 लाख युवाओं को मुख्यधारा की राजनीति में लाना है जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। उन्हें राष्ट्रीय महासचिवों से लेकर प्रदेश इकाइयों तक युवा चेहरों को फिट करना होगा, वो भी वरिष्ठ नेताओं को नाराज किए बिना। नितिन नवीन के बारे में कहा जाता है कि वे विवादों से दूर रहते हैं और काम पर ध्यान देते हैं। छत्तीसगढ़ में उन्होंने गुटबाजी खत्म कर अपनी क्षमता साबित कर दी है, लेकिन अब वे राष्ट्रीय रंगमंच पर हैं, जहां उनके सामने संसदीय बोर्ड और युवा जोश के बीच तालमेल बिठाने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में सवाल है कि क्या 45 साल का ये युवा नेता 2029 में भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक की नींव रख पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल 20 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के एक नए युग का आगाज होने जा रहा है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश की सियासत में संभल की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अदालत के एक आदेश ने महकमे से लेकर मंत्रालय तक हड़कंप मचा दिया है। संभल हिंसा के पोस्टर वायर रहे और स्पोर्ट्स कोटे से एएसपी बनने वाले चर्चित अफसर अनुज चौधरी अब कानूनी चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। अदालत ने उनके और 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश जो दे दिया है, जो उधर समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस मौके को लपकते हुए उत्तर प्रदेश के अफसरों को खुली चेतावनी दे दी है। आइए देखते हैं। संभल हिंसा के बाद शुरू हुआ ये सबसे बड़ा सियासी दंगल। दरअसल संभल की चंदोसी कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत करीब 20 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश सुना दिया है। यह आदेश यामीन नाम के एक पिता की याचिका पर आया है, जिनका बेटा आलम उस हिंसा के दौरान गोली लगने से घायल हुआ था। आरोप संगीन है कि पुलिस की मौजूदगी में और पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। वहीं इस आदेश के आते ही अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर आ गए हैं। उन्होंने अनुज चौधरी को मोहरा बनाकर पूरी योगी सरकार और प्रशासनिक तंत्र पर हमला बोल दिया है। अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी के 2 घातक फॉर्मूले गिनाए। पहला फार्मूला पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, और दूसरा फॉर्मूला भाजपाई किसी के सगे नहीं। अखिलेश ने साफ संदेश दिया है कि जो पुलिस अफसर आज सत्ता के रंग में रंग कर पक्षपात कर रहे हैं, कल जब कानून का शिकंजा कसेगा तो बीजेपी उन्हें बचाने नहीं आएगी। ये उत्तर प्रदेश के तमाम अफसरों के लिए एक सीधा पॉलिटिकल अलार्म है। वहीं संभल के सांसद जियाउर रहमान उर्फ वक्र ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया है। संभल हिंसा के बाद ही मुस्लिम समुदाय अनुज चौधरी के रवैये और उनके एक्शन से नाराज था। अखिलेश ने इस मामले को तूल देकर अपने कोर वोट बैंक को यह एहसास कराया है कि सपा उनके हक के लिए कानून और सियासी लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ कोर्ट का सख्त आदेश तो दूसरी तरफ पुलिस महकमा अपने साथियों के पीछे खड़ा दिख रहा है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने साफ कर दिया है कि फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। प्रशासन का तर्क है कि मामले की न्यायिक जांच पहले ही हो चुकी है। पुलिस इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेगी। आपको बता दें, अनुज चौधरी कोई साधारण पुलिस अफसर नहीं है। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान रहे हैं। 2004 में एथेंस ओलंपिक भारत का प्रतिनिधित्व किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर और कई एशियाई चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं। वे उत्तर प्रदेश पुलिस के पहले से ही खिलाड़ी हैं जो स्पोर्ट कोटे से प्रमोशन पाकर एडिशनल एसपी के पद तक पहुंचे हैं। अभी ही कुछ दिनों पहले उनकी वर्दी पर अशोक स्तंभ लगाया गया था, लेकिन अब उसी वर्दी पर कोर्ट के आदेश की स्याही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। संभल हिंसा का यह मामला फिर एक एफआईआर तक सीमित नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की सियासत के बीच के उस गठजोड़ की परीक्षा है जिस पर अखिलेश यादव ने चोट की है। एक तरफ खाकी का सम्मान तो दूसरी तरफ इंसाफ का तराजू। क्या एसपी अनुज चौधरी कोर्ट से राहत पाएंगे या अखिलेश की भविष्यवाणी सच साबित होगी? खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्हें राजनीति का स्ट्रीट फाइटर कहा जाता है, क्या इस बार अपनी ही बिछाई बिसात में उलझ गई हैं? जी हां, कोलकाता के
आईपीएसी दफ्तर में हुई इस हाई प्रोफाइल रेड ने अब तक एक ऐसा कानूनी मोड़ ला दिया है जिसने दीदी की कुर्सी की साख दोनों को दांव पर लगा दिया है। एक तरफ कोलकाता हाई कोर्ट से झटका लगा तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने उन पर डकैती और लूट जैसे गंभीर आरोप मढ़ दिए हैं। आखिर क्या है वह आईपैड कांड जिसने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है? आइए जानते हैं विस्तार से। टीएमसी के लिए अदालत से बुरी खबर आई। जस्टिस सुब्रा घोष ने तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि ईडी ने आईपैक दफ्तर से उनका निजी चुनावी डेटा और दस्तावेज चोरी किए हैं। ईडी के वकील की एक दलील ने बाजी पलट दी। उन्होंने कोर्ट में कहा कि हमने कुछ भी जब्त नहीं किया, बल्कि मुख्यमंत्री और उनके साथ आए अधिकारियों ने ही सारा रिकॉर्ड और डिवाइस अपने कब्जे में ले लिया और साथ ले गए। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि जब ईडी ने कुछ जब्ती नहीं किया तो सुनवाई का आधार ही खत्म हो जाता है। टीएमसी की वकील ममता गुरुस्वामी की 2 मिनट की मोहलत भी काम नहीं आई। वहीं मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में है। ईडी ने ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस के आला अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईडी ने ममता बनर्जी पर 17 अपराधों का आरोप लगाया है जिसमें सरकारी काम में बाधा डालना, सबूत नष्ट करना, धमकी देना और यहां तक कि डकैती, लूट और चोरी जैसी धाराएं शामिल हैं। ममता बनर्जी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है ताकि पक्ष उनका भी सुना जाए, आदेश न दिया जाए। वहीं अब सुनवाई तय करेगी कि क्या बंगाल की मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी या नहीं। वहीं कोयला घोटाले की आग अब मानहानि के मुकदमों तक पहुंच चुकी है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी के जरिए गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि उनके मानहानि नोटिस का 72 घंटे बीत चुके हैं और ममता कोई सबूत नहीं दे पाई। देखा जाए तो ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा सड़क से शुरू होकर सत्ता तक पहुंचती है, लेकिन इस बार दांव कुछ उल्टा पड़ता दिख रहा है। रेड के वक्त वे खुद और पीड़ित बताकर सड़क पर उतरी, लेकिन अदालत में बचाव किया कि वे मुख्यमंत्री नहीं बल्कि टीएमसी नेता के तौर पर वहां पर आई थीं। मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ममता के खिलाफ आता है और एफआईआर दर्ज होती है तो उनकी सरकार पर संवैधानिक संकट मंडरा सकता है। वहीं अगर वे राहत पाती हैं तो इसे 2026 के बंगाल चुनाव में विक्टिम कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोयला घोटाला, चुनावी डेटा और डकैती के आरोप के बीच ममता बनर्जी के लिए आने वाले दिन बेहद चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा तो दूसरी तरफ कानून की चौखट पर खड़े शुभेंदु अधिकारी। क्या ममता बनर्जी इस कानूनी जाल को काटकर फिर से अपनी स्ट्रीट फाइटर वाली छवि के साथ उभरेंगी या इस बार बीजेपी उन्हें पूरी तरह घेरने में कामयाब रहेगी? आने वाले दिन बंगाल की राजनीति का भविष्य तय कर सकते हैं। खैर, जाते जाते आपको आज के अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। कहते हैं कोमल है कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है। जम्मू कश्मीर के बर्फीले पहाड़े और ऊंची दरारों के बीच ये पंक्तियां आज हकीकत बन चुकी हैं। डोंडा, किश्तवाड़ और रामबन की पहाड़ियों पर गोलियों की गूंज और मार्शल आर्ट के दांवपेच किसी युद्ध की तैयारी नहीं बल्कि उन महिलाओं का हौसला है जो अब अपने गांव की ढाल बन गई हैं। जब घर के मर्द रोजी रोटी के लिए शहरों की ओर रुख करते हैं तब ये जाबाज महिलाएं वर्दी पहनकर आतंकियों को ललकारने के लिए तैयार खड़ी रहती हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर और कश्मीर के दूरवर्ती पहाड़ी इलाकों में एक बड़ा बदलाव आया है। डोंडा, किश्तवाड़ और रामबन जैसे जिलों में वीडीजी की महिला सदस्य कड़ी सैन्य ट्रेनिंग ले रही हैं। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल मिलकर उन्हें किसी मजे हुए सैनिक की तरह तैयार कर रहे हैं। उनका लक्ष्य साफ है कि अगर आतंकी से सामना हुआ तो वो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। दरअसल सर्दियों के मौसम में कमाई के लिए गांव के पुरुष दिल्ली, उत्तराखंड, मुंबई जैसे बड़े शहरों में चले जाते हैं। ऐसे में उनकी अक्सर इसी ताक में रहते हैं कि जब गांव में केवल बुजुर्ग और महिलाएं हों तब घुसपैठ या हमला किया जाए। इसी सुरक्षा शून्य से भरने के लिए महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। अब वे ऊंची पहाड़ी और घने जंगलों में
गश्त लगाकर आतंकियों के मंसूबों को नाकामयाब कर रही हैं। इन महिलाओं को केवल बंदूक चलाना ही नहीं बल्कि नहले पर दहला मारना सिखाया जा रहा है। उन्हें आधुनिक राइफल और सेल्फ लोडिंग राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आने वाले समय की लड़ाई के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये महिलाएं सुरक्षा बलों की पहली संदेश वाहक भी हैं, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की खबर पलक झपकते ही पुलिस तक पहुंचा देती हैं। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं जब इन इलाकों की महिलाओं ने साहस दिखाया है। 1990 के दशक में भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में यहाँ की महिलाओं ने बंदूक उठा ली थी। अब इसी परंपरा को नया रूप देते हुए अगस्त 2022 से सरकार ने आधिकारिक और वीडीजी की नियुक्ति शुरू कर दी है। जाहिर है ये महिलाएं साबित कर रही हैं कि देश की हिफाजत सिर्फ सरहद पर तैनात सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का धर्म है। जब डोडा की घाटियों में ये महिलाएं राइफल लेकर निकलती हैं तो ये संदेश साफ होता है कि नया कश्मीर डरेगा नहीं बल्कि लड़ेगा। इन महिला वीरांगनाओं के जज्बे को पूरा देश सलाम कर रहा है। तो आज हमने देखा कि राजनीति का मैदान हो या रणभूमि, चुनौतियां हर जगह बड़ी हैं। हर तरफ जहां बीजेपी अपने युवा नेतृत्व के भरोसे 2019 की नींव रख रही है, वहीं संभल और बंगाल के सियासी दंगल ने अदालती लड़ाइयों को और तेज कर दिया है। फिलहाल खबरें अब तक में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।